हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम माय फ्रेंड भारत शंकर। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात करेंगे जहां पर बोला जाता है कि 2029 तक ये पर्टिकुलर सेक्टर अबाउट 45% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हो सकता है। और प्रेजेंटली इस सेक्टर का वैल्यू अबाउट 0.6 बिलियन डॉलर्स के आसपास है और बोला जाता है कि 2029 तक ये ग्रो होके अबाउट 3.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। एंड बाय चांस अगर आप मार्केट के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट के जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उनके इंटरव्यूज देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज, मल्टी बैगर्स और हाई पोटेंशियल स्टॉक्स जो होते हैं वो ग्रोथ सेक्टर से निकल के आते हैं। और अगर आपने हमारा जो पॉडकास्ट है नीलेश शाह जी के साथ, अगर आपने उस पॉडकास्ट को देखा होगा तो वहां पर नीलेश शाह जी ये बोलते हैं कि स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, यानी अगर अर्निंग्स बढ़ेंगे तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। और ग्रोथ सेक्टर्स में क्या होता है, यहां पर अर्निंग्स एक्सपोनेंशियली बढ़ने के चांसेस होते हैं या ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़े होते हैं। एंड फॉर दैट रीजन अगर अर्निंग्स जल्दी जल्दी बढ़ता है तो स्टॉक प्राइस भी जल्दी जल्दी बढ़ने का चांसेस होता है। एंड फॉर दैट रीजन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन ग्रोथ सेक्टर्स। एंड ऑफ कोर्स यही बात बाकी इन्वेस्टर्स ने भी अलग अलग वेरिएशंस में बताया है। जैसे कि अगर आप विजय केडिया जी देखेंगे, जो कि वन ऑफ द वेटरन वैल्यू इन्वेस्टर्स है, उनका वन ऑफ द स्टॉक पिकिंग क्राइटेरिया है एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल वाले स्टॉक्स, यानी ऐसे स्टॉक्स जहां पर मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है, उस पोटेंशियल को यूज करके कंपनी अपना जो अर्निंग्स है उसको एग्रेसिवली ग्रो कर पाए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ट्राई टू पिक स्टॉक्स फ्रॉम ग्रोथ सेक्टर्स और ट्राई टू स्पॉट ग्रोथ स्टॉक्स। तो आज की वीडियो में हम इसी ग्रोथ सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस ग्रोथ सेक्टर में काम करने वाले कुछ कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसे ग्रोथ सेक्टर्स को कैसे एनालाइज करना है, ग्रोथ स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग के कोर बेसिक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे फ्री बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग के कोर प्रिंसिपल सीखेंगे, सेक्टर रोटेशन में अपॉर्चुनिटीज कैसे स्पॉट करना है वो सीखेंगे, शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के कुछ पावरफुल ट्रेड सेटअप सीखेंगे, एआई को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है और सुपर ट्रेंड्स के जरिए हाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये तमाम चीजें आप इस बूट कैंप में सीखने वाले हो। और इस बूट कैंप का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये इस साल का आखिरी बूट कैंप होगा। Maybe this could be your last chance to register for this bootcamp. तो आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जा सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हम जिस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडिया का एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और ये सेक्टर है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का या पीसीबीज का। और अगर कोई सोच रहा है कि ये पीसीबीज क्या है, तो ये पीसीबीज कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अगर आप अपना मोबाइल ओपन करेंगे, लैपटॉप ओपन करेंगे, फ्रिज, टीवी, एसी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं, अगर आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जरूर देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया में ये सेक्टर अभी एक बहुत ही नेसेंट स्टेज में है या एक बहुत ही अर्ली स्टेज में है। और ये जो सेक्टर है ये इंडिया में एक्सपैंड होने के लिए एक बहुत ही वेल पोजिशन्ड जोन में है, जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि 2029 तक ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये 45% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हो सकता है, जो बहुत ही एक्सट्रीम हाई ग्रोथ रेट है। तो अभी ये सब कुछ सुनने के बाद माइंड में एक सवाल जरूर आएगा कि अगर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का या पीसीबीज का डिमांड अगर इतना ही ज्यादा है तो वो डिमांड कहां से आ रहा है। तो इसके पीछे तीन मेजर रीजन है। पहला रीजन ये है कि इंडिया में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का या ईएमएस का एक बूम चल रहा है। दूसरा है गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स मिल रहा है और तीसरा है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है वो हाई वैल्यू कॉम्प्लेक्स पीसीबीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जहां पर बेटर मार्जिन या अच्छे मार्जिन मिलते हैं। और ये जो तीनों रीजन है इनको हम थोड़ी देर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और बड़ा फैक्टर समझ लेते हैं। वो फैक्टर ये है कि करंटली इंडिया में जो पीसीबी का मार्केट है वो अबाउट 5 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। और इसमें आपको पता है डोमेस्टिक में प्रोडक्शन, यानी जो इंडियन प्लेयर्स है वो प्रोडक्शन कितना करते हैं, अबाउट 0.6 बिलियन डॉलर्स का ही प्रोडक्शन करते हैं। और बाकी का जो 88% ऑफ द पीसीबीज है वो कहां से आते हैं, वो बाहर के मार्केट यानी फॉरेन मार्केट से आते हैं, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं। यानी प्रेजेंटली हम पीसीबीज के लिए 88% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अगर हमें 88% पीसीबीज यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर है या इंडस्ट्री है वो नहीं चल पाएगा। एंड ऑफ कोर्स बिजनेस के मामले में तो ये अच्छा है ही। अगर ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो डोमेस्टिक प्लेयर्स अगर एमर्ज होके आएंगे तो वहां पर उनको बिजनेस के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। बट दूसरा फैक्टर एक और ये भी है कि आज के एनवायरनमेंट में इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्या है, वो जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी को क्रिएट करता है। और आज के टाइम में हम ये देख ही रहे हैं, यूएस अपना जो कंज्यूमर पावर है उसको किस तरीके से जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक्सप्लॉइट कर रहा है
और अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग रीजंस की वजह से टैरिफ्स लगा रहा है। और वैसे ही चाइना अपने जो प्रोडक्शन पावर है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, और उसका रीसेंट एग्जांपल है उनका रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सिल्वर फ्रॉम जनवरी 2026, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं आज के टाइम में सिल्वर जो है वो कितना महंगा हो गया है और उसका प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। और इसीलिए अभी ये जो जमाना बदल रहा है वहां पर इंपोर्ट डिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट है या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उनका जो मार्केट शेयर अभी पीसीबीज में अबाउट 0.6 बिलियन डॉलर्स है, वो 2029 तक 3.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले जो 3 रीजंस डिस्कस किए थे जो बेसिकली पीसीबीज का डिमांड ड्राइव कर रहा है, उन रीजंस को वन बाय वन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो पहला रीजन हमने ये डिस्कस किया था कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रहा है। सो प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है वो ग्रो कर रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। और ये बोला जाता है कि बाय 2030 ये अबाउट 430 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। यानी ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है वो अबाउट 25% के CAGR से या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंडस्ट्री है वो पीसीबीज का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, हर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जितना ज्यादा ग्रो होगा उतना ही ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का जो इंडस्ट्री है वो भी पैरेलली उसके साथ ग्रो हो सकता है। तो अभी ये सब कुछ सुनने के बाद एक सिंपल सा सवाल आपके माइंड में जरूर आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से उनका जो डिमांड है वो इतना ज्यादा बूम कर रहा है, ऐसा क्या बड़ा तीर मार दिया हमने। तो सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। और पहले जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स है वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते थे, और अभी भी एक मेजर चंक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, लास्ट 7 to 8 इयर्स के टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिया है उसके अंडर बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इंडिया में भी एस्टैब्लिश हो रहे हैं। और इन डोमेस्टिक कंपनीज को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कुछ स्पेसिफिक मोबाइल फोन्स के इंपोर्ट के ऊपर, स्पेशली चाइना से जो इंपोर्ट किए जाते थे उनके ऊपर उन्होंने बैन भी लगा दिया है। तो इसीलिए आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और मोबाइल फोन है उनके पार्ट्स बाहर से मंगाए जाते हैं लेकिन असेंबल इंडिया में किया जाता है। और स्लोली ये प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो असेंबली के साथ साथ ये जो कंपोनेंट्स वो बाहर से मंगा रहे थे उनको भी अभी इंडिया में ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा कि डिक्सन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंपनीज अभी इंडिया में भी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सिर्फ यही 2 कंपनीज नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और उसके बाद इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बूम करने का दूसरा मेजर रीजन ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ये डेटा आप देख सकते हैं किस तरीके की इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स का वैल्यू बढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी ये सुनने के बाद कुछ लोग ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है। कुछ टाइम पहले ही आपने डिस्कस किया था कि अभी भी इंडिया जो है वो चाइना से मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स को इंपोर्ट करता है। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट को तो रोक नहीं पा रहे, तो हम एक्सपोर्ट्स कैसे कर सकते हैं। देखिए अभी ये जो एक्सपोर्ट्स है वो बेसिकली आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आ रहा है, जहां पर अभी ये जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जैसे कि एप्पल है, जैसे कि सैमसंग है, और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेचते हैं, उनका मेन प्रोडक्शन चाइना में था। ऑलमोस्ट 90% पहले प्रोडक्शन चाइना में होता था। लेकिन रिसेंटली जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी चला था दुनिया भर में, और साथ ही साथ ट्रंप जब पहली बार पावर में आए थे और उस टाइम उन्होंने चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर छेड़ा था, उसके बाद इन कंपनीज को यह क्लियर हो गया कि अभी चाइना से पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना में रखना सेफ नहीं है, अपने मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करना होगा। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ताइवान और इंडिया जैसे जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहां पर अपना प्रोडक्शन चाइना से डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए आज के टाइम में जो एप्पल के फोन है, सैमसंग के फोन है और बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो पहले सिर्फ चाइना में बनते थे, आज के टाइम में वो ताइवान में भी बनते हैं और इंडिया में भी बनते हैं। और एप्पल फोन्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और ये जो एप्पल सैमसंग के फोन है और बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो इंडिया में अभी बन रहे हैं, उसको यूरोप भेजा जाता है, उसको यूएसए भेजा जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबीज, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे एक और बड़ा मेजर रीजन है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। जैसे कि मार्च 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम या ECMS का नोटिफिकेशन दिया था, जिसका आउटले अबाउट $2.6 बिलियन था, जिसमें ऑलरेडी $1.5 बिलियन अप्रूव हो चुके हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो अक्रॉस 24 प्रोजेक्ट्स में होने वाला है, जिसकी वजह से आने वाले 5 सालों में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन है
वो अबाउट $12 बिलियन टारगेट किया जा रहा है और इसकी वजह से ये भी बोला जा रहा है कि अबाउट 17,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगे। एंड मोर ओवर ये जो गवर्नमेंट का ECMS स्कीम है ये टर्न अराउंड लिंक्ड स्कीम है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स लिंक्ड स्कीम नहीं है। यानी अगर मान लीजिए कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो इस कंपनी को वो 100 करोड़ इन्वेस्ट करने पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि इस कंपनी को तब बेनिफिट मिलेगा जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ेगा और ये जो प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ेगा इसके ऊपर इनको बेनिफिट मिलेंगे। यानी अगर ये मान लो 100 करोड़ रुपए का अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो इन 100 करोड़ के ऊपर इनको ये जो गवर्नमेंट का स्कीम है इसके ऊपर इसको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो इसीलिए कंपनीज क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन को रैंप अप कर रहे हैं, कस्टमर से जो भी अप्रूवल्स है वो ले रहे हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी ये कस्टमर्स को बिलिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कस्टमर्स को जब ये बिलिंग करेंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट का ये जो स्कीम है वहां पर उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। और उसके अलावा जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज है वहां पर भी गवर्नमेंट के कुछ PLI स्कीम्स है और स्टेट इंसेंटिव्स है जो अप टू 55 to 60% कैपिटल कॉस्ट को कवर करेंगी, जिसकी वजह से कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ज्यादा हो सकता है और बोला जाता है कि अराउंड 18 to 20% तक हो सकता है। और इन सब के अलावा गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कुछ और भी इनिशिएटिव्स पहले ही अनाउंस करके रखा है, जैसे कि स्पेक्स और EMC 2.0। तो इन्हीं सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से भी कंपनीज जो पहले सिर्फ असेंबली के ऊपर फोकस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब कंपोनेंट्स बनाने की तरफ भी फोकस कर रहे हैं, जैसे कि PCBs है, लैमिनेट्स है और कैमरा मॉड्यूल्स वगैरह वगैरह। तो अभी ये जो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, PCB, सेमीकंडक्टर्स इन सब का जो बूम चल रहा है या आने वाले टाइम में इंडिया में अगर इनका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा रैंप अप होता है तो एक पर्टिकुलर सेक्टर और है जिसको फायदा मिल सकता है और वो पर्टिकुलर सेक्टर हो सकता है कॉपर का सेक्टर। क्योंकि अगर ये सारे सेक्टर्स रैंप अप करेंगे तो कॉपर का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा। अगर कॉपर का कंजम्पशन बढ़ेगा तो कॉपर का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो कॉपर रिलेटेड सेक्टर्स में जो कंपनीज काम करती है उनका वैल्यू भी बढ़ सकता है। तो एक और सेक्टर है कॉपर का सेक्टर जो आप ध्यान में रख सकते हो। तो अभी इसके बाद एज एन इन्वेस्टर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के सेक्टर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना है और ये एस्पेक्ट आपको ये बताएगा कि ये करंटली किस ग्रोथ स्टेज पे है। और ये जो चीज अभी आप सीखने वाले हो ये आप बाकी इमर्जिंग सेक्टर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और वहां पर वो सेक्टर्स किस पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज पे है और यहां पर और कितना बड़ा ग्रोथ बाकी है या छोटा ग्रोथ बाकी है उसको आप वहां से मेजर कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी कोई नया प्रोडक्ट फॉरेन से इंडिया में आता है, बाहर के मार्केट से इंडिया में आता है, तो उसका प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है उसको आपको सबसे पहले समझना होगा। तो सबसे पहले जब भी कोई फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट बनता है तो वो इंडियन मार्केट्स में इंपोर्ट्स के जरिए आता है। जैसे कि सालों पहले जब मोटर बाइक्स और स्कूटर्स बाहर के देशों में बन रही थी तो इंडियन मार्केट्स में वो इंपोर्ट्स के जरिए आ रहे थे। और उसके बाद दूसरे स्टेज में क्या होता है, इन बाहर की जो कंपनीज है उनको दिखने लगता है कि इंडियन मार्केट में भी इंपोर्ट्स के जरिए इनके जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो हो रही है, यानी इंडियन मार्केट्स में भी इनके प्रोडक्ट के लिए डिमांड है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो इंडियन कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हैं और वो बोलते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स आपको चाहिए हम वो बना के आपको एक्सपोर्ट कर देंगे, आपको बस इंपोर्ट करना है और यहां पर इंडिया में आपको वो असेंबल करना है और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है। और 1984 में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। होंडा जो कि एक जापानीज कंपनी थी वो इंडिया में आती है और इंडिया में जो हीरो साइकिल्स थे उनके साथ वो एक ज्वाइंट वेंचर बनाती है और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को इंडिया में एज अ ज्वाइंट वेंचर बनाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो इंडिया में जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनी है वो खुद डोमेस्टिक लेवल पे इंडियन सॉइल पे जो कंपोनेंट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है, जहां पर सालों पहले हीरो होंडा ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स भी इंडिया में ही बनने लगते हैं और असेंबली भी इंडिया में होने लगता है, यानी जो पूरी गाड़ी है हीरो होंडा की जो गाड़ी है वो इंडिया में ही बनने लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, डोमेस्टिक मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स बेचने के साथ साथ ये अपने कंपोनेंट्स को और अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स हीरो होंडा जो है अभी हीरो मोटोकॉर्प है, क्योंकि इंडिया के जो प्रमोटर्स है दे बॉट आउट द फॉरेन प्रमोटर्स। तो आज के टाइम में हीरो के जो बाइक्स है वो एक्सपोर्ट भी होते हैं और अफ्रीका में हीरो के जो बाइक्स है दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग बाइक्स एज वेल। तो अभी एग्जैक्ट यही साइकिल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स और PCBs के साथ भी हो रहा है, जहां पर पहले इनको इंपोर्ट किया जा रहा था, अभी जॉइंट वेंचर्स बना के इंडिया में इनकी असेंबली की जा रही है। और अभी हम थर्ड स्टेज पे है जहां पर डोमेस्टिक लेवल पे कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और अभी ये शुरू ही हुआ है, ये बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। और अभी ये जो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं पर आता है
PCBs यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का प्रोडक्शन, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड कंपोनेंट ही है, जिसकी वजह से अभी इस तीसरे फेज में ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो आने वाले कुछ सालों के लिए बूम कर सकता है। एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई इस सेक्टर में 45% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तभी ये सुनने के बाद कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि पीसीबी का जो सेक्टर है वो बहुत ही बढ़िया है, ये पूरा सेक्टर बूम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पीसीबी का सेक्टर है ये अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में बटा हुआ है। यहां पर कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को ही फायदा मिल सकता है और कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में मार्जिन कम होने की वजह से, लोअर मार्जिन की वजह से वहां पर उन कंपनीज को या उस प्रोडक्ट को बनाने वाले कंपनीज को फायदा नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का जो सेक्टर है इसको बारीकी से डिटेल में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का सेक्टर है इसको प्रोडक्ट बेसिस पे 3 मेजर क्लासिफिकेशन में या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला कैटेगरी है सिंगल लेयर्ड पीसीबी, जहां पर एक फ्लैट कॉपर लेयर होता है जो कि बहुत ही सिंपल है और चीप है, यानी सस्ता होता है ये, और ये बनाना भी रिलेटिवली इजी है। और उसके बाद दूसरा आता है मल्टी लेयर्ड पीसीबी, जहां पर बहुत सारे लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया जाता है। और ऐसे जो मल्टी लेयर्ड पीसीबीज होते हैं इसको पावरफुल और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद तीसरा है फ्लेक्सिबल पीसीबी, यानी ये एक तरीके का रिबन होता है जिसको बेंड किया जा सकता है, जो बेसिकली ये जो फोल्डेबल फोन्स होते हैं या ये जो वेरेबल डिवाइसेस होते हैं वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसे रिलेटेड डिवाइसेस में यूज किया जाता है जहां पर अगर इस सर्किट बोर्ड को बेंड भी किया जाए या फ्लेक्सिबल तरीके से मरोड़ा जाए तो ये टूटे नहीं, ऐसे जगहों पे इस फ्लेक्सिबल पीसीबी को इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिमांड जो है वो फ्लेक्सिबल पीसीबी के लिए बहुत ज्यादा है, जहां पर बोला जाता है कि यहां पर ग्रोथ जो है वो अबाउट 30% CAGR का हो सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट डिमांड है वो कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड पीसीबी के लिए, जिसकी वजह से यहां पर ग्रोथ जो है वो अबाउट 27% CAGR का हो सकता है। और इन दो पर्टिकुलर पीसीबीज के लिए डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि अभी मिनिचराइजेशन का जो नीड है वो इंटेंसिफाई हो रहा है और सेक्टर स्पेसिफिक नीड्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम सेक्टर में। और अभी यहां पर कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये मिनिचराइजेशन इन पीसीबीज क्या है? अभी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को छोटा बनाने का डिमांड है, यानी छोटे से स्पेस में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स फिट होना चाहिए और जो डिवाइस का पावर है या प्रोसेसिंग पावर है वो भी कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक नीड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमने ऑटोमोबाइल के बारे में बात किया, वहां पर ईवीज में जो ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स है उनकी जरूरत है। और वही अगर आप टेलीकॉम में जाएंगे तो ये नीड फिर से बदल जाएगा और टेलीकॉम स्पेसिफिक बन जाएगा, जैसे कि इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को 5G के हाई स्पीड के लिए केटर करना हो। तो अभी हमने ये जो अलग अलग पीसीबीज डिस्कस किए, इनके कैटेगरीज डिस्कस किए, यहां पर मेजर डिफरेंस आता है इनके मार्जिन, क्योंकि अगर आप ये जो बेसिक सिंगल लेयर्ड पीसीबी देखेंगे तो ये अबाउट $40 पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है, लेकिन वही अगर आप फ्लेक्सिबल पीसीबीज देखेंगे तो यही पर स्क्वायर मीटर के लिए यहां पर अप टू $350 तक कॉस्ट मिल सकता है। और उसके बाद अगर मल्टी लेयर्ड पीसीबीज में जाएंगे तो वहां पर अप टू $500 पर स्क्वायर मीटर तक का कॉस्ट मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्टर को डीपली एनालाइज करते हैं और यहां पर अगर आप स्टॉक पिक करते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप ऐसे कंपनी को ढूंढो जो मल्टी लेयर्ड पीसीबीज बनाती है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन्स यही कंपनीज कमाएंगी। और उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? वो कंपनीज जो फ्लेक्सिबल पीसीबीज बनाती है। और उसके बाद तीसरा प्रायोरिटी बेसिक सिंगल लेयर्ड पीसीबीज बनाती हो। एंड ऑफ कोर्स यहां पर एक कंपनी एक ही पीसीबीज बनाएगा ऐसा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द कंपनी सारे पीसीबीज बनाएंगे, लेकिन यहां पर आपको देखना होगा कि कंपनी का फोकस, कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके के पीसीबीज प्रोड्यूस करने में जा रहा है। एंड ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है और ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए अगर आप हमें एनकरेज करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कॉमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू लिख के भी आप हमें और भी ज्यादा एनकरेज कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई नया वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो इसके बाद अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में जो पीसीबी के सेक्टर में काम कर रही है और यहां पर उनके कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला कंपनी है एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी ने अगस्त में ये अनाउंस किया था कि ये अबाउट 4,200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला है इन द पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए उन्होंने सितंबर में अबाउट 1000 करोड़ का QIP भी रेज किया था, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए शेयर्स बेच के वहां पर फंड रेज किया था। तो ये जो 4,200 करोड़ का पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने का जो प्लान है, वहां पर कंपनी ये बोलता है कि अबाउट 990 करोड़ जो है वो ये जो मल्टी लेयर्ड पीसीबीज मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद ये जो 3,200 करोड़ है
इसको वो इन्वेस्ट करेंगे हाई डेंसिटी इंटरफेस पीसीबीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। एंड एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, पहले ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट होती है, जॉइंट वेंचर से स्टार्ट होती है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं एम्बर ने भी एक कोरियन कंपनी जिसका नाम है कोरिया सर्किट्स, इसके साथ जॉइंट वेंचर किया हुआ है जो मोस्ट प्रोबेबली टेक्नोलॉजी देगा और ये मास मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इसके अलावा इस कंपनी ने रिसेंटली शोगिनी टेक्नो आर्ट्स को भी एक्वायर किया है फॉर अबाउट 506 करोड़, जहां पर इस कंपनी में इन्होंने अबाउट 80% का मेजोरिटी स्टेक भी एक्वायर किया है। और एम्बर एंटरप्राइजेस ने जिस कंपनी को एक्वायर किया है, शोगिनी टेक्नो आर्ट्स, ये कंपनी इंडिया में ही टॉप 5 पीसीबी मैन्युफैक्चरर्स में गिना जाता है। और ये कंपनी हर एक वैरायटी का प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड बनाता है, इंक्लूडिंग सिंगल साइडेड, डबल साइडेड, मल्टी लेयर्ड, मेटल क्लैड और ये जो फ्लेक्सी पीसीबीज है, ये सब ये अपने पुणे फैसिलिटी में बनाता है। और एम्बर एंटरप्राइजेस ने एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से इस कंपनी को एक्वायर किया है, क्योंकि एम्बर एंटरप्राइजेस अपना जो पीसीबी पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड करने के लिए इस एक्विजिशन को उन्होंने स्पेसिफिकली किया है। तो अभी इसके बाद अगर आप कंपनी के कुछ नंबर्स देखेंगे तो स्टॉक का जो पी रेशो है वो 105 के आसपास है। और ये फ्यूचर ग्रोथ जस्टिफाई करता है नहीं करता है, ओवर वैल्यूड है, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर के परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट्स में लिखिए। और उसके बाद अगर आप कंपनी का डेट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अबाउट 2793 करोड़ का डेट बर्डन है और कंपनी के पास अबाउट 848 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.4 के आसपास है, विच इज अ वेरी नैरो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है, अगर कंपनी को ₹1 का इंटरेस्ट पे करना है तो कंपनी उसके बदले में 2.4 रुपीज प्रॉफिट्स में कमाता है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में आपको दिखेगा कि कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो अबाउट 33% है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 34% है, और वही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 30% है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 20% के आसपास है। और इसके बाद इस कंपनी में मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां पर अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स में देखेंगे तो कंपनी में प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो लगभग ऑलमोस्ट लाइक 1.2% कम हुआ है, और जो एफआईएस का होल्डिंग है वो 28.56% से बढ़ के 30.61% तक बढ़ गया है। डीआईएस का जो होल्डिंग है वो 19.1% से बढ़ के 20.2% हुआ है, और वही रिटेल पब्लिक का होल्डिंग 12.6% से घट के 10.98% के आसपास पहुंच गया है। यानी यहां पर पब्लिक ने बेचा है और उसके बाद एफआईएस और डीआईएस ने खरीदा है। और उसके बाद अगर आप इसका टेक्निकल देखेंगे तो यहां पर देखिए मैंने 200 डेज का मूविंग एवरेज लगा के रखा है। तो इसके हिसाब से लास्ट टाइम जब इसमें डाउन ट्रेंड हुआ था तो उसके बाद फिर से जब स्टॉक अप ट्रेंड में आया था, तो अप ट्रेंड में आने के बाद स्टॉक में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अप ट्रेंड यहां पर हुआ, यहां से आप जब पीक पे देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 4 टाइम्स का मल्टीबैगर बना था। तो अभी इतना प्राइस बढ़ने के बाद अभी फिर से क्या हो रहा है, स्टॉक जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अभी आ चुका है। यानी अभी ऑफिशियली स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ब्रॉडली स्टॉक मार्केट में माना जाता है कि अगर 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर अगर प्राइस है तो अप ट्रेंड है, और अगर 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे अगर प्राइस है तो डाउन ट्रेंड है। और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का फंडा बहुत ही सिंपल है, अप ट्रेंड में स्टॉक बढ़ता है, डाउन ट्रेंड में स्टॉक गिरता है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और ये जो कंपनी है इन्होंने रिसेंटली ये दावा किया है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स प्लांट को सेटअप करने वाला है, और इसके लिए आंध्रा गवर्नमेंट ने इनको अबाउट 856 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज भी रिलीज किया है या अप्रूव किया है। और ये जो कंपनी है ये खुद भी अबाउट 1595 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। एंड एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, ये सारी चीजें अभी इंडिया में पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स के जरिए हो रहा है, एंड सिरमा इज नो एक्सेप्शन, क्योंकि सिरमा ने भी एक कोरियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है जिसका नाम है शिनयप इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये जो फैसिलिटी ये कंपनी बनाने वाला है, यहाँ पर एक कंपनी है जो सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड पीसीबीज है उसको भी मैन्युफैक्चर करेगा, और साथ ही साथ ये जो एचडीआई और फ्लेक्स पीसीबीज है उसको भी मैन्युफैक्चर करेगा। यानी जो हमने पहले 3 कैटेगरीज डिस्कस किए थे, ये तीनों कैटेगरीज के पीसीबीज को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगा। और उसके अलावा कॉपर क्लैड लैमिनेट और बाकी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इस प्लांट में होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कंपनी ये बोलता है कि अक्टूबर 2026 तक ये जो प्रोजेक्ट है ये कमीशन हो जाएगा, और उसके बाद कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाय 2027 ये जो प्रोजेक्ट है ये कंपनी के टॉप लाइन के लिए यानी कंपनी के सेल्स के लिए अबाउट 6,200 करोड़ रुपीस का एडिशनल रेवेन्यू या सेल्स जनरेट करेगा। यानी करंटली अगर आप देखेंगे तो सिरमा के जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स है वो अबाउट 3,884 करोड़ के आसपास है। यानी अभी कंपनी जो दावा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इस सेल्स के साथ साथ एडिशनल
6,200 करोड़ का सेल्स इस सेल्स के साथ जुड़ना चाहिए बाय 2027। और उसके अलावा सिरमा के अगर आप कुछ और पैरामीटर्स देखेंगे तो इसका जो पी रेशियो है वो अबाउट 61.6 के आसपास है। कंपनी का अगर आप डेट और कैश देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है और कुछ हद तक कैश रिच भी है, क्योंकि कंपनी का जो कैश है वो डेट से ज्यादा है। और उसके अलावा अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के जो सेल्स है वो अबाउट 44% के ग्रोथ रेट से कंपाउंड हुए और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ मात्र 1% है और लास्ट 3 इयर्स के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अबाउट 28% के आसपास है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ अबाउट 117% के आसपास है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 46.58% से कम होकर 42.98% हुआ है और वही जो एफआईएस है उनका भी होल्डिंग 8.49% से कम होकर 7.02% हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो डीआईएस है उन्होंने भर भर के खरीदा है, क्योंकि उनका होल्डिंग 7.46% से अभी बढ़ के 16.38% हो गया है। जितना डीआईएस ने प्रोमोटर से खरीदा है और एफआईएस से खरीदा है उससे कहीं ज्यादा इन्होंने पब्लिक से भी खरीदा है, क्योंकि पब्लिक का होल्डिंग 37.38% से रेड्यूस हो गया, अभी 33.53% के आसपास रेड्यूस हो गया है। यानी यहां पर डीआईएस ने पब्लिक से भी खरीदा है, प्रमोटर से भी खरीदा है और एफआईएस से भी खरीदा है। और उसके बाद अगर आप सिरमा का चार्ट देखेंगे तो यहां पर ये ऑफिशियली 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, लेकिन रिसेंटली स्टॉक में थोड़ा गिरावट भी हुआ है और ये गिरावट अबाउट 19-20% के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप ये अज्यूम करोगे कि प्राइस और गिरेगा और यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के पास आएगा तो देन विल हैव टू वेट एंड वॉच कि ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन जो है वो सपोर्ट का काम करेगा या नहीं करेगा, या प्राइस इसको भी ब्रेक करके नीचे आएगा या नहीं आएगा। दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच। और उसके बाद एक और कंपनी है काइनीज टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। लेकिन इस कंपनी में रिसेंटली एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज आया था, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में एक बहुत बड़ा करेक्शन भी हुआ था और उस नेगेटिव न्यूज को डिलीवर किया था कोटक इक्विटीज ने, जहां पर उन्होंने इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है इसको 33% स्लैश कर दिया था। और इसके अलावा इन्होंने इस कंपनी में कुछ वार्निंग्स भी दिए थे विच आर रिलेटेड टू सम अनरिजॉल्व्ड कंसर्न्स अराउंड इंटेंजिबल अकाउंटिंग, एलिवेटेड वर्किंग कैपिटल एंड नेगेटिव कैश फ्लोज। और कोटक ने जो टारगेट कट किया था उसके बाद इन्होंने इस कंपनी का जो फेयर वैल्यू एस्टिमेट है उसको बताया था अबाउट 4,150 रुपीज। और इन्होंने जब ये टारगेट कट किया था तो उस टाइम कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो अबाउट 6,180 रुपीज के आसपास था। और प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिसेंट हाई था वहां से अब तक जो करंट मार्केट प्राइस है वहां पर ऑलमोस्ट 46 to 47% का गिरावट ऑलरेडी हो चुका। और यहां पर सरप्राइजिंग बात यह है कि जब प्राइस गिरा था, जब स्टॉक का प्राइस अबाउट 4,206 रुपीज के आसपास था, तो उस टाइम एक फंड है जिसका नाम है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, उसने अबाउट 4.46 लाख शेयर्स खरीदे फॉर एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 188 करोड़ रुपीस। और उसके अलावा जो कोटक इक्विटीज ने कंसर्न्स रेज किए थे उसके बारे में आईसीआईसीआई डायरेक्ट ये बताता है कि ये जो गवर्नेंस एंड अकाउंटिंग के जो कंसर्न है दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन द कंपनी। और वो ये भी बोलते हैं कि द फर्म्स ग्रोथ स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट। और आईसीआईसीआई के अलावा जो प्रभुदास लिलीधर है दे ऑल्सो रिमेन बुलिश ऑन द स्टॉक। और उसके अलावा जो मैक्वेरी है उन्होंने भी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग काइनीज टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर मेंटेन करके रखा है। एंड ऑफ कोर्स इन रेटिंग्स के अलावा मेन हाईलाइट अभी भी वही है कि जब प्राइस 7,700 से गिर के 4,200 पे जब आया था तब स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने अबाउट 188 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स इस कंपनी में खरीदा है। एंड ऑफ कोर्स बल्क डील, ब्लॉक डील का डेटा तो पता चल जाता है, लेकिन छोटे क्वांटिटीज में अगर किसी ने एक्यूमुलेट किया है तो अभी नहीं दिखेगा, वो आने वाले क्वार्टर में जब शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज होगा तब दिखेगा। बट सो फार यानी सितंबर 2025 तक अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है लास्ट 4 क्वार्टर्स में वो 57.75% से घट के 53.46% हुआ है। एफआईएस का जो होल्डिंग है वो भी 14.84% से घट के 10.71% हुआ है, लेकिन डीआईएस का होल्डिंग 15.04% से बढ़ के 23.66% हुआ है। और वही पब्लिक का जो होल्डिंग है वो लगभग उतना ही है, जहां पर 4 क्वार्टर्स पहले भी 12.37% था और अभी भी ये अबाउट 12.17% के आसपास। एंड ऑफ कोर्स अभी भी अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स इस कंपनी के स्टॉक के वॉलेटिलिटी के ऊपर स्केप्टिकल है, क्योंकि कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स ये बिलीव करते हैं कि कोटक इक्विटीज ने जो टारगेट कट किया था और जो नया टारगेट बताया था 4,150 रुपीज का, अभी ये स्टॉक करीब करीब उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए ये इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि जो भी गिरावट होना है वो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन वही कुछ और सेट ऑफ इन्वेस्टर्स ये भी मानते
जानते हैं कि अभी ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज अभी रेज किए गए हैं बाय कोटक इक्विटीज, अगर मान लो आने वाले टाइम में अगर सेबी उसके ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करता है, वहां पर और भी इश्यूज निकल के आते हैं, तो यहाँ पर ये जो गिरावट अभी हुआ है ये और भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ और इन्वेस्टर्स का मानना है। बट हैविंग सेड दैट, अभी मैंने आपके सामने पूरा डिटेल्स रख दिया है। कुछ इन्वेस्टर्स नेगेटिव क्यों सोच रहे, कुछ इन्वेस्टर्स पॉजिटिव क्यों सोच रहे, और जब प्राइस गिरा था तो किसने खरीदा, और बाकी के जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो इस स्टॉक के बारे में क्या बता रहे हैं, वो सारा डिटेल्स मैंने आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से शेयर कर दिया है। तो इस डेटा को आप थोड़ा इंटरनलाइज कर सकते हो और अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो। एंड ऑल्सो प्लीज नोट दैट जो भी स्टॉक्स का नाम हम डिस्कस करते हैं, जो भी कंपनीज हम डिस्कस करते हैं, वो हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे या एजुकेशनल के लिए ही डिस्कस करते हैं, और ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। सो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आज के वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड ऑल्सो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के जो कोर बेसिक्स है वो आप फ्री में सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे बूट कैंप में रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।